Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS, and today we are going to discuss some of the very important current affairs from the Hindu newspaper. These current affairs are going to help you in both prelims, mains and various other examinations. Also these current affairs help you, the newspaper reading, the newspaper analysis helps you in interview program as well. Right, so let us discuss the very first article which you can see on the screen. It is related to Indian forces hit Pakistan terror base. This is the prime news for today. And आज का जो न्यूज़पेपर है वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से उसमें बहुत ही कम रेलेवेंट आर्टिकल्स हैं. यू कैन रेफर द एडिटोरियल ऑल्सो, राइट. उसमें कुछ आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे जिसको आप एक डिस्क्रिप्टिव रीडिंग दे सकते हैं. बट व्हेन वी लुक थ्रू स्किम थ्रू द न्यूज़पेपर, उसमें जो सारे लगभग, सारे तो नहीं बोलेंगे, लगभग जितने भी आर्टिकल्स हैं दे आर कंसर्न्ड रिगार्डिंग द एस्केलेटेड सिचुएशंस बिटवीन बोथ द कंट्रीज, राइट. तो ये मेजर जो फ्रंट पेज है दैट हैज बीन कवर्ड विद द पाकिस्तान टेरर बेस पे ऊपर जो इंडिया की तरफ से अटैक हुआ है. दिस इज ऑन द टेरर बेस, ठीक है. टेरर के जो बेस वहां पर बनाए गए हैं उनके ऊपर है. दिस वाज नॉट कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर. इसके रिगार्डिंग एक यूएनएससी में भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा. साथ में हम डिस्कस करेंगे एक जो माइक्रोबायोटा है, जो गट माइक्रोबायोम है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. साथ में वी आर गोइंग टू डिस्कस स्लाइटली अबाउट जुडिशरी, बिकॉज येस्टरडे ऑल्सो एक वास्ट डिस्कशन हमने किया था जुडिशरी के रोल के ऊपर. एंड देन टुवर्ड्स द एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस स्लाइटली कि कैसे जो कल हमने एक जो ट्रेड डील के बारे में डिस्कस किया था, इंडिया और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है, उसके रिगार्डिंग जो एक एस्केलेशन है, जो एक राइज है हमें एक्सपोर्ट्स में, वो देखने को मिला है. एंड नियर फ्यूचर हम कैसे उसको देख सकते हैं. दीज विल बी सम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फॉर डिस्कशन. लेट अस डिस्कस दिस आर्टिकल. इस आर्टिकल में से कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमें पता होनी चाहिए. जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ऑपरेशन सिंदूर, कई बार जो एग्जाम्स हैं वहां पर पूछ लिया जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है. तो ऑपरेशन सिंदूर यू मस्ट नो कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जब हमसे कोई पूछे तो हमें पता होना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर ये कब या ये किस चीज के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था. कहीं से कोई इवैक्यूएशन प्रोसेस था किसी कंट्री से, सिविल वॉर में कोई कंट्री अगर फंसी हुई है, या बायलेटरल वॉर में कोई कंट्री फंसी, वहां से हमने इवैक्यूएशन किया है, या कोई ये मिलिट्री एक्सरसाइज है. तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो पाकिस्तान पीओके एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो भी टेरर बेसिस थे उनको हिट किया है, उनको टारगेट किया है इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से. एंड उसी को बोला गया है सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर. एंड ये जो एक्ट हुई है इंडियन आर्मी की तरफ से, दिस वॉज इन द रिस्पॉन्स ऑफ द पहलगाम टेरर अटैक, राइट. तो ये जो टेरर बेसिस पर ही उन्होंने हिट किया है, इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है ये किसी भी प्रकार से एस्केलेशन ऑफ द वॉर नहीं है, किसी भी प्रकार से ये एक्ट ऑफ वॉर नहीं है, क्योंकि इसमें सिविलियंस को टारगेट नहीं किया, ना ही आर्मी के ऊपर फायर किया है. ये सिर्फ और सिर्फ टेरर जो कैंप्स पीओके एंड पाकिस्तान की साइड पे जो टेरर कैंप्स की इंफॉर्मेशन है उन्हीं को ही टारगेट किया है. सो इट शुड नॉट बी सीन एज वॉर. लेकिन यहां पर अब इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन आर्मी आर अवेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स फ्रॉम द पाकिस्तान साइड. एंड नाउ द स्लाइट जो एस्केलेशन है वॉर में हम देख सकते हैं इन द जम्मू कश्मीर में, जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट है उसमें एस्केलेशन देखने को डेफिनेटली मिला है, राइट. उसमें शेल फायरिंग हो रही है दोनों साइड की तरफ से. तो सिचुएशंस आर नॉट वेरी गुड इन द जम्मू कश्मीर, बट रेस्ट ऑफ द एरियाज में भी हल्का फुल्का एक जो हिंट है वो देखने को मिल रहा है अटैक्स के ऊपर. बट इट इज नॉट अ एस्केलेटेड वॉर, ये हमें ध्यान रखना है. एंड ना ही इंडिया की तरफ से. यू मस्ट बी नोइंग दैट जो हमारी डॉक्ट्रीन्स हैं उसमें हम बोलते हैं नो फर्स्ट यूज, चाहे वो न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन है, नो फर्स्ट अटैक, ये हमारी आर्मी की डॉक्ट्रीन है कि कभी भी पहला अटैक हमारी तरफ से नहीं होगा. लेकिन जो राइट की यहां पर बात करी गई है, राइट टू रिस्पोंड, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से बोला है कि इंडिया होल्ड्स द राइट टू रिस्पोंड, कि अगर इंडिया या इंडियन सिटीजन्स के ऊपर कभी भी अटैक किया जाएगा तो इंडिया के पास ये राइट जरूर है कि वो रिस्पॉन्ड करेंगे. तो वी विल ऑलवेज रिटालिएट, वी विल ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू द अटैक गिवन बाय एनी कंट्री और गिवन बाय एनी टेररिस्ट ग्रुप, राइट. तो ये इसी के कंसर्न में हमें ये याद होना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर किससे रिलेटेड था. तो ये रिटालिएशन था पहलगाम टेरर अटैक, और ये इंडियन एयरफोर्स ने ये यहां पर
वी हैव सीन दिस टेरर अटैक, जो यहाँ पर टेरर अटैक के रिस्पॉन्स में आर्म्ड फोर्सेस ने ये 24 प्रिसीजन स्ट्राइक्स यहाँ पर चलाई हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आर्म्ड फोर्सेस कैरी आउट 24 प्रिसीजन स्ट्राइक्स ऑन टारगेट्स इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अंडर ऑपरेशन सिंदूर। आपके लिए इस आर्टिकल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, लेट मी शो यू हियर, तो कुछ नाम यहाँ पर दिए गए हैं कि जो ये प्रिसीजन स्ट्राइक्स हैं इसमें क्या यूज किया गया है। रफाल या फिर मिराज 2000 जेट्स यूज किए हैं, और इसमें जो मिसाइल्स हैं उनका नाम है स्कैल्प लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, एंड साथ में हैमर यूज किया गया है जो कि एक वेपन है जो एयर टू ग्राउंड पे फायर किया जाता है। तो ये सारे जो चीजें हैं आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि जो स्कैल्प और हैमर है ये क्या है, ये कोई बीमारी का नाम है या कोई ये सैटेलाइट का नाम है, इस तरीके के क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। सो यहां से आपको ये क्लियर भी होता है कि हैमर एयर टू ग्राउंड वेपन है एंड स्कैल्प क्या है, लॉन्ग रेंज मिसाइल है, राइट। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, just a second. Yeah, here you can see that India briefs envoys of 13 Security Council members. तो यहाँ पर अभी फिलहाल 13 Security Council members को यहाँ पर ब्रीफिंग दी है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस हियर कि यूएनएससी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इस आर्टिकल में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी हम ये बोल सकते हैं, यूएनएससी। ये एक 15 मेंबर बॉडी होती है, इसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स होंगे और 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, राइट। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं और 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। परमानेंट मेंबर्स में कंट्रीज लाइक यूएसए है, यूके है, राइट, इसमें चाइना है, रशिया है, फ्रांस है। ये पांचों जो है ये परमानेंट मेंबर्स हैं। बाकी जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें से, जैसे अगर मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूं तो हम ये इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर 15 मेंबर्स हैं यूएनएससी के, तो इसमें से 5 तो हैं जो कि परमानेंट हैं, 10 क्या हैं, नॉन परमानेंट हैं, राइट। जो यहां पर 10 मेंबर्स हैं इसमें से हर साल एवरी ईयर 5 नए मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। 5 की जो टर्म है वो खत्म होते हैं, 5 नए इलेक्ट होते हैं। तो जो ये नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं इनका जो टर्म होता है वो होता है 2 साल का। तो दे बिकम द मेंबर ऑफ यूएनएससी फॉर 2 years, राइट। ओके, तो यहां पर अभी ये बोला जा रहा है कि अभी 15 मेंबर्स है, जिसमें से पाकिस्तान का भी टर्म अभी आया हुआ है। पाकिस्तान भी अब यहां पर क्या कर रहा है, ये यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बना हुआ है। बट यस, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वो जो पाकिस्तान एनवॉय है उनको कॉल नहीं किया गया। एंड दूसरी बात यहां पर है सियरा लियोन के जो एनवॉय हैं वो अभी इंडिया में नहीं है। सो दैट इज वाई 13 कंट्रीज को ही बुलाया गया। ये माना जाता है कि चाइना असिस्ट पाकिस्तान, बट इसमें ये अजम्पशन किया गया था कि शायद से चाइना को नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन चाइना ऑल्सो वाज कॉल्ड हियर फॉर द मीटिंग, फॉर द ब्रीफिंग। एंड ये क्लियर किया गया फिर से यहाँ पर कि जो हमारी तरफ से एक्शन लिया गया था दैट वाज जस्ट रिटालिएशन, दैट वाज जस्ट राइट टू रिस्पॉन्ड, एंड वी डिड नॉट वांट एंड वी डू नॉट वांट इवन टुडे टू एस्केलेट एनी काइंड ऑफ वॉर, एंड दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। वी आर फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म एंड एंटायर वर्ल्ड नीड्स टू बी यूनाइटेड ऑन दिस फ्रंट अगेंस्ट टेररिज्म, राइट। बिकॉज जितने भी यहाँ पर मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे जो मेंबर्स हैं ये टेररिज्म से ग्रसित होते हैं, टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करते हैं। सो दैट इज व्हाई इंडियन गवर्नमेंट ने यहां पर ये बोला है कि हमारी तरफ से जो ये एक्ट है ये बिल्कुल भी एक्ट ऑफ वॉर ना कंसीडर करी जाए, राइट। अच्छा, यहां पर यह बताया गया है कि जो बार्बरिक पहलगाम टेरर अटैक था उसमें 26 वर किल्ड एंड टारगेटेड, मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी मतलब हम बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, ऐसे जो टारगेट्स हैं उनको हमने अटेन किया है। एंड he said that by shielding the resistance front TRF by insisting on its omission from the UNSC resolution released last week, Pakistan had itself escalated the situation कि खुद से ही पाकिस्तान अब इसको क्या कर रहा है, escalate कर रहा है। तो this is very very important for you, right? तो द हिंदू जो न्यूज़पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं वहां से रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान with support from China had ensured UNSC statement draft on the Pahalgam attack issued on 25 was watered down and insisted on omitting reference to the TRF and changed a sentence, ये बोला है to change the sentence that asked members to cooperate with the government of India। तो जो उनका स्टेटमेंट था उसमें अब उन्होंने थोड़ा सा वाटर डाउन किया है और उन्होंने ये बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ आप क्या कीजिए, बिकॉज ऑफ द यूएनएससी ऑफ कोर्स, तो उन्होंने बोला है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कॉपरेट कीजिए, ऑल रेलेवेंट अथॉरिटीज फॉर द इन्वेस्टिगेशन इन टू अटैक इन जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट जो एक कॉपरेशन है ये यहाँ से डिमांड किया गया है, राइट। सो ऑपरेशन सिंदूर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडे।
ओके, सो नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारे लिए आज इंपॉर्टेंट होने वाला है, दैट इज क्लाइमेट चेंज इज डिसरप्टिंग द ह्यूमन गट इन अ न्यू पाथ टू इलनेस। आप जब भी आप क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो उसके इंपैक्ट यूपीएससी जनरली पूछ लेता है मेंस में, जीएस 3 में। ये साइंस का भी आर्टिकल बन सकता है, ये एनवायरमेंट का भी बन सकता है, राइट? तो यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द इंपैक्ट्स। प्रीलिम्स में कैसे पूछा जा सकता है, इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, और आपको 5 ऑप्शन दे देंगे जिसमें आपको ये एक आइडिया, ये एक ऑप्शन देखने को मिल सकता है, द गट माइक्रोबायोम, मतलब जो हमारे गुड बैक्टीरिया, सो कॉल्ड गुड बैक्टीरिया जो हम बोलते हैं हमारे गट में, हमारे स्टमक में जो रहते हैं, वो उसका बोल रहे हैं ये गट बैक्टीरिया, राइट? गट्स में इवन दी इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, एक हेल्दी जो बैक्टीरिया है वो यहाँ पर हमारे जो गट्स हैं उसमें रहता है। तो इसके बारे में बोल रहे हैं कि क्या इसके ऊपर भी इंपैक्ट हो सकता है, तो ऐसे ऑप्शंस आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट? सो व्हेन वी मूव फॉरवर्ड, यहाँ पर मेंस की बात अगर हम करें तो इंपैक्ट में ये एक एग्जाम्पल की तरह से आप यूज कर सकते हो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो डाइट में चेंज आ रहा है, साथ में पोल्यूशन है, साथ में एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, हीट है, क्या उससे जो गट माइक्रोबायोम है, गट बैक्टीरियाज हैं ह्यूमन बींग्स के, क्या उसमें कोई बदलाव आता है? गट माइक्रोबैक्टीरिया के अगर हम समझे सिंपल वे में तो ये क्या करते हैं, ये एक हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम मेंटेन करते हैं, एक बैलेंस बना के रखते हैं, एंड ऑल्सो इट इंपैक्ट्स द इम्यूनिटी। जितना ज्यादा डाइवर्सिटी होती है गट माइक्रोबायोम में, उसकी वजह से उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम हमारा होता है, कोई स्किन रिलेटेड डिजीज, ब्लड रिलेटेड डिजीज नहीं होती है। जब ये इम्बैलेंस जो होता है ड्यू टू आप ये कह सकते हो आपकी डाइटरी हैबिट से, या फिर आप कह सकते हो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पे इंपैक्ट आ रहा है, एग्रीकल्चरल जो क्रॉप्स हैं उनके जेनेटिक मेकअप में बदलाव आ रहा है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, जो गट माइक्रोबायोम है वो डिसबैलेंस हो सकता है, वो खराब हो सकता है, जिसकी वजह से ऑटो इम्यून डिजीजेज यहाँ पर हमें बनती हुई देखने को मिल सकती हैं। तो ये एक एग्जाम्पल की तरह आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। This article in itself is important. Do give this article a read certainly. तो यहाँ पर ये पब्लिश हुआ है एक आर्टिकल, इसमें बस बताया गया है कि कैसे कैसे ये इम्पैक्ट कर रहा है। ऑल्दो बहुत सारी रेपिटेटिव चीजें भी हैं, तो इसको हम एक जल्दी जल्दी से क्विक रीड इसको दे देते हैं। डाइवर्सिटी डिसरप्टेड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कह रहे हैं कि आर्टिकल के अकॉर्डिंग, रिव्यू के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट आई है, दैट इज नॉट सम रिपोर्ट दैट यू मस्ट रिमेंबर, दिस इज जनरल, एक जनरल जो पब्लिश होते हैं, रिपोर्ट्स पब्लिश होती है रिसर्च के बेस पर, वहां पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्लाइमेट इंड्यूस्ड चेंजेस इन द यील्ड क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रोडक्टिव यील्ड जो बदल रही है, और उसकी वजह से जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है ऑफ प्लांट्स वो भी बदल रहा है, सी फूड, मीट, डेयरी, सब कुछ में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, एंड दिस कैन बी कंसीडर्ड, दिस कैन बी एसोसिएटेड विद माल न्यूट्रिशन एंड ऑल्सो सम पर्टिकुलर डिजीजेज, राइट? तो इसके बाद यहां पर कह रहे हैं कि जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं वो ज्यादा इससे ग्रसित होंगी, क्योंकि इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड विच इफेक्ट्स देयर एग्रीकल्चरल आउटपुट एंड इंक्रीज रेंडर डेफिशिएंसी। तो इससे बहुत सारी डेफिशिएंसी भी आपको देखने को मिल सकती है। इंडिजिनस कम्युनिटीज, जिनका वैसे तो जो बिकॉज क्योंकि इंडिजिनस कम्युनिटी क्या है, जो वहां पर उसी जगह पर रहती है, उसी जगह पर बनी है, उसी जगह कहीं से माइग्रेट करके नहीं आई है, जेनेटिक मेकअप उसी एनवायरमेंट के हिसाब से उनका बना हुआ है, तो ज्यादा से ज्यादा वो लोकल सोर्सेज पे रिलाई करते हैं। तो यहां पर जो लोकल सोर्सेज हैं, राइट, उनमें अगर चेंज आएगा तो उनके भी गट माइक्रोबायोटा में चेंज देखने को मिल सकता है। यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, फाउंड दैट हाई एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स कैन डिमिनिश द क्वांटिटी ऑफ प्लांट्स। कैसे, क्वालिटी, क्वांटिटी, कैसे, क्या क्या चेंज कर सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बदलाव आ सकता है, फॉर एग्जांपल फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, आयरन, अलॉन्ग विद प्रोटीन कंसंट्रेशन, इन सब में जब चेंज आता है, जैसे कि वीट में, मेज में, राइस में, तो ये डायरेक्टली इंपैक्ट करता है आपके गट्स की हेल्थ को, आपके जो गुड बैक्टीरिया है उनकी हेल्थ को। तो यहां पर बोला गया है एक बैलेंस यहां पर हमें बना के रखना चाहिए, क्योंकि जब अगर पोल्यूशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उससे वाटर रिलेटेड डिजीज हो सकती हैं, उससे साथ में ये भी देखने को मिल सकता है कि जो वेदर रिलेटेड डिजीज है, या फिर आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर माल नरिशमेंट रिलेटेड डिजीज है, वो बढ़ सकती हैं। साथ में यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आपको देखने को मिलेगा, दैट इज डिसबायोसिस। ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि डिसबायोसिस का मतलब क्या है। डिसबायोसिस इज द इम्बैलेंस इन गट माइक्रोबियल पॉपुलेशन। तो जो आपके गट्स में जो माइक्रोब्स रहते हैं उनके अंदर जो चेंज होता है, जो बैलेंस में बदलाव आता है, उसको हम डिसबायोसिस कह देते हैं। एंड ये हीट रिलेटेड मिटिगेशन एफर्ट्स में यहां पर ये बोल रहे हैं कि इट शुड बी ऑल्सो कंसिडर्ड, ताकि ये जो डिसबायोसिस है इसमें भी चेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, हीट की वजह से, तो इसको भी यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, राइट?
ओके तो यहाँ पर आगे बोला गया है कि क्या किया जा सकता है, मोर रिसर्च अटेंशन। सबसे पहले तो बोल रहे हैं कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च अभी करने की जरूरत है। जो अभी फिलहाल हमारे पास डेटा है उसमें बहुत सारा गैप अभी बाकी है, उसमें अभी एग्जैक्टली हम समझ भी नहीं पाए हैं अभी इंटायर जो जीनोम मेकअप है। आप ये मानो कि जितना भी धरती पर जीनोम है, जेनेटिक मेकअप है, इकलौता अकेला जो ह्यूमन के गट में, क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और पता नहीं कौन कौन से बैक्टीरियाज अपने गट्स में रहते हैं जो कि गुड बैक्टीरिया है, इंपॉर्टेंट है डाइजेशन के लिए। तो उनके जेनेटिक मेकअप को समझने के लिए, पढ़ने के लिए भी बहुत ज्यादा समय, बहुत ज्यादा गैप है रिसर्च में। एग्जैक्ट डेटा अभी आया नहीं है, हम इंटर रिलेशनशिप अभी तक एस्टेब्लिश कर ही नहीं पाए हैं। बट स्टिल जितना भी अभी हम जान पाए हैं, ये भी जैसे अगर हम बोले कि वी से दैट कर्ड इज वेरी हेल्दी टू ईट। व्हाई? बिकॉज उसमें क्या होते हैं, माइक्रो गट बैक्टीरियाज होते हैं, गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके गट को हेल्दी रखते हैं। लेकिन ऑल्सो देयर इज अ रिसर्च ये कहता है कि जो प्रोबायोटिक्स आप खा रहे हैं जो आपके गट को हेल्दी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अगर एक जो इंसान है उसके गट उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड करे तो वही एग्जैक्टली जो चीज है आप दूसरे इंसान पर भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। क्योंकि जो जेनेटिक मेकअप है ऑफ दीज microbiota, they cannot be exactly similar to the other microbacterias। जो दूसरे इंसान के माइक्रोबैक्टीरियाज हैं वो अलग होंगे, वो डिफरेंट होंगे गट बैक्टीरियाज। एंड इसीलिए एक तरीके की जो फिलॉसफी है, एक तरीके की जो रिसर्च है दूसरे पर अप्लाई हो, ये भी अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हो पाया है, ये भी प्रूव नहीं हो पाया है। तो यहां पर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करी गई है कि यहां पर क्या करना जरूरी है हमें। सबसे पहले यहां पर आप देखिए इसमें क्या बोला गया है कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए हमें। साथ में क्या है, अवेयरनेस भी तो नहीं है लोगों को कि क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट से आपके गट बैक्टीरिया पर भी इंपैक्ट पड़ रहा है, इंक्रीज्ड हीट से भी आपके गट बैक्टीरिया पे इंपैक्ट पड़ रहा है। साथ में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच और इंटरनेशनल रिसर्च भी अवेलेबल नहीं है, इसकी कमी की होने की वजह से। क्योंकि पता है क्या, रिसर्च अगर करना भी चाहते हैं तो फंडिंग गैप आ जाता है साथ में, राइट। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। यहां पर कह रहे हैं कि जैसे कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड मेटाजेनोमिक्स मतलब एनालिसिस ऑफ जेनेटिक मेकअप को जब हम एनालाइज कर रहे हैं, ह्यूमन जीन्स को भी हम एनालाइज कर रहे हैं। ह्यूमन जीनोम एक प्रोजेक्ट चला है, साथ में इंडियन जीनोम का भी हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं। उसमें बहुत सारे लोगों के जीन्स, जेनेटिक जो सैंपल्स है वो लिए गए हैं, उसमें रिसर्च कर रहे हैं ताकि वो समझ में आ जाए। तो ये एक जो टेलर्ड अप्रोच होती है, टेलर्ड अप्रोच मतलब कि अगर आपका जेनेटिक मेकअप ये है, वो अगर उनके पास इंफॉर्मेशन होगी उसी हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ऐसे ही वन शू फिट्स ऑल वो वाला कंसेप्ट यहां पर नहीं लगेगा जब हम जेनेटिक मेकअप को समझ लेते हैं। यहां पर भी वही बात है कि मेटाजेनोमिक्स जो हम जेनेटिक मेकअप को समझ रहे हैं, तो ऑन दी फ्लिप साइड क्या कह रहे हैं, इसमें कंप्यूटेशनल बायोलॉजी और मेटाजेनोमिक्स में जो एडवांसमेंट हुई है वो हमें हेल्प कर सकती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रिसर्च में भी। लेकिन इसमें अभी बहुत ज्यादा टाइम है, बहुत ज्यादा गैप है। एंड राइट, यहां पर ये बोला गया है एट द मोमेंट हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक ब्रॉडर सर्वे कर रहे हैं कि जो गट माइक्रोबायोटा है, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर एंड हाउ दे आर फंक्शनिंग, बिकॉज इतनी डाइवर्सिटी है, राइट। वैसे स्पीशीज डाइवर्सिटी तो अलग है, उसके अंदर उस एक इंसान, उस स्पीशीज के एक जो सैंपल में अगर हम माइक्रोबायोटा की डाइवर्सिटी देखें वो भी बहुत ज्यादा है। उसको समझने में बहुत गैप है। उसको समझने के लिए इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच लानी पड़ेगी। फंडिंग जो है प्रोसेस, वो फंडिंग प्रोग्राम जो यहां पर दिए गए हैं, फंडिंग प्रोग्राम्स चलाने पड़ेंगे, रिसर्च को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। प्लस साथ में हम यहां पर ये भी देख सकते हैं कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो भी यहां पर हो सकती है, गवर्नमेंट फंड कर सकती है ऐसे रिसर्चेस को, राइट। सो दिस वाज ऑल इन दिस आर्टिकल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल। बहुत सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे टेरर अटैक से रिलेटेड, नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड नॉट से, डेफिनेटली मैं आपको नहीं बोलूंगी कि वो बहुत ही जरूरी आपको पढ़ना, बट येस यू मस्ट बी अवेयर व्हाट इज हैपनिंग। आपसे पूछा जा सकता है, आपके व्यू पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, वो आप एडिटोरियल पढ़ के आप उनके व्यू पॉइंट्स आप अपने डेवलप कर सकते हैं। साथ में जो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनको डिटेल में एनालिसिस करने की जरूरत है वो हम यहाँ पर कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर जुडिशरी के बारे में दोबारा से आया है, री इमेजिनिंग एक्सेस टू जस्टिस एंड रेक्टिफाइंग सिस्टम बैरियर्स। जो सिस्टम बैरियर्स हैं उनको
को। वैसे तो देखो ये जो कंसेप्ट है इसमें बहुत ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें एक बुक पब्लिश हुई है, 1 या 2 बुक पब्लिश हुई हैं उनके बारे में, उनमें बहुत ही जो सुंदर एक यहाँ पर जो आउटपुट्स है, वो आउटकम्स है, वो यहाँ से जो निकाल पाए हैं, जो हम अपने आंसर में यूज कर सकते हैं, वो इस आर्टिकल में बहुत ही सुंदर तरीके से आपको बताया हुआ है। वो देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा है कि जो रिसेंटली एक तो देखो बर्न्ड कैश मिला बहुत ज्यादा। रिसेंटली एक जो यहाँ पर आपको जस्टिस शेखर कुमार यादव की स्पीच आपको याद होगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने दे दी थी। उन्होंने बोला था कि जो कंट्री है वो दैट विल रन अकॉर्डिंग टू डिमांड्स ऑफ मेजॉरिटी। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो माइनॉरिटी को भी अपहोल्ड करता है, रिजर्वेशन देता है। बट यहाँ पर ये इस तरीके के स्पीचेस की वजह से, साथ में जो बुलडोजर जस्टिस है, जो हाई कोर्ट्स है, वो उस बुलडोजर जस्टिस को ओके कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट के बार बार मना करने के बाद भी। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं, जो जस्टिस सिस्टम में, जुडिशरी सिस्टम में प्रॉब्लम्स तो हैं। पहले बात तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं उनको दोबारा से सोचने समझने की जरूरत है, क्योंकि जो जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं वो बिल्कुल लोअर लेवल से शुरू करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू करना पड़ेगा। कि जब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को विजिट भी करते हो ना, ऐसा लगता है कि कोई खंडर पे काम कर रहा है, राइट। तो जो फंडिंग प्रोग्राम है वहां पर भी जो फंड्स हैं उसमें भी बहुत ज्यादा हमें कमियां देखने को मिल रही हैं। ये देखो यहाँ पर बोल रहे हैं कि फार रिमूव फ्रॉम द ग्रैंड्योर जो आपका बहुत ही सुप्रीम कोर्ट का आप ग्रैंडनेस देखते हैं, वो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी। डिलापिडेटेड फैसिलिटीज यहाँ पर प्रेजेंट है, बिल्कुल रूइंड फैसिलिटीज यहाँ पर है। इसकी वजह से क्या है, जो बैकबोन ऑफ जुडिशरी है, बिकॉज लोकल कोर्ट्स आर ऑल्सो द बैकबोन ऑफ जुडिशरी, तो उसकी वजह से क्या है, जो क्रिमिनल केसेस हैं अक्रॉस द कंट्री, आई एम सॉरी, तो एडजुडिकेटिंग दी वास्ट मेजॉरिटी ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस अक्रॉस द कंट्री, उसमें डिले देखने को मिलता है, राइट। फिर बाद में यहां पर बोला जा रहा है कि रिसोर्स क्रंच बहुत ज्यादा है, पैसे का क्रंच बहुत ज्यादा है, जो उनको फैसिलिटेट कर सके, जो एक बेटर एम्बियंट जजेस को प्रोवाइड कर सके। लेकिन यहां पर आगे जाके इस बुक में यह भी बोला है कि जस्ट बिकॉज यू डू नॉट हैव द क्रंच, जस्ट बिकॉज यू डू नॉट हैव द फाइनेंशियल रिसोर्सेज या एक रिसोर्स क्रंच है, दैट डज नॉट मीन कि आप जो इनजस्टिस है उसको सर्व करेंगे। यू विल हैव टू सर्व द जस्टिस ओनली, नॉट द इनजस्टिस, राइट। साथ में बोल रहे हैं कि एक ओपेसिटी का कल्चर भी देखने को मिल रहा है। ओपेसिटी का कल्चर मतलब क्या, कि जब दूसरों की बात आती है तो जुडिशरी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर ये बोलती है कि ट्रांसपेरेंसी लाइए, अकाउंटेबिलिटी लाइए, लेकिन जब उसके ऊपर खुद की बात आती है तो उनको सीक्रेसी मेंटेन करनी है। तो इसके ऊपर भी एक रिफॉर्म लाने की जरूरत है, राइट। उसके बाद यहां पर बोल रहे हैं कि आर्टिकल 121 को ये यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, ये स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को विदहोल्ड करते हैं। मतलब आर्टिकल 121 क्या कहता है, वो पार्लियामेंट को जो भी कोर्ट के वर्डिक्ट्स हैं या कोर्ट का कंडक्ट है, इंडिविजुअल जजेस का जो कंडक्ट है, उसको पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बिल्कुल ही जो आप मतलब ऐसे तो है कि आप जो मिसबिहेवियर है या फिर अगर रिमूवल का प्रोसेस है उसको तो कर सकता है पार्लियामेंट डिस्कस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इट कैन नॉट बी यूज्ड टू इंसुलेट द जुडिशरीज परफॉर्मेंस फ्रॉम लेजिटिमेट स्क्रूटिनी। आप उसको बिल्कुल परफॉर्मेंस को स्क्रूटिनाइज होने ही नहीं दोगे, ये यहां पर गलत है। मतलब आप इस जो आर्टिकल है इसका क्रक्स समझिए, इसका मतलब यहां पर देने का सिर्फ यही है। हम इसको बस इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये एग्जांपल्स आप यूज कर सकते हैं इन द क्रिटिसिज्म ऑफ द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ द जुडिशरी, राइट। आपसे पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स दोनों पूछे जाते हैं, प्लस पॉइंट्स क्या हैं, उसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो क्या हैं। तो ड्रॉबैक्स आपको डेफिनेटली यहां पर पता होने चाहिए ही चाहिए, राइट। तो ड्रॉबैक्स की जब हम बात करते हैं तो ऐसे रिसोर्स क्रंच आप बोल सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात कर सकते हैं, एंड ओपेसिटी की बात कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात कर सकते हैं, राइट। देन उसके बाद यहां पर कुछ ऐसा बोला गया है, सजेशंस दिए गए हैं, उसमें बोल रहे हैं कि जैसा यूएसए का जुडिशरी सिस्टम है ना, इंडिया को भी वैसा ही जुडिशरी सिस्टम अपना लेना चाहिए। बहुत ही ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। जो यूएसए का जुडिशरी सिस्टम है उसका क्या फंक्शन है, उसका फंक्शन है कि जो स्टेट लॉज हैं वो स्टेट जुडिशरी देखेगी, और जो सेंट्रल यूनियन लॉज होते हैं, यूनियन जो मैटर्स हैं, सेंट्रल मैटर्स हैं, वो एक आपका जो एपेक्स कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो देखेगा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। मतलब सबसे पहले आप लोअर कोर्ट में जाएंगे, फिर वाया अपील आप ऊपर पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टेट में अगर कोई चीज हुई है तो उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं देख सकता, ऐसा तो कभी नहीं देखने को मिलता। तो इंडिया में है इंटीग्रेटेड जुडिशरी, वहां पर यूएसए में है पैरेलल जुडिशरी। तो यहां पर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ना ओवरबर्डन्ड है अपील जुडिशरी की वजह से, अपीलेट जो जुडिशरी है, अपीलेट जो मैकेनिज्म है, उसकी वजह से यहां
पर क्या है, ओवरबर्डन है सुप्रीम कोर्ट, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पे ध्यान नहीं दे पाता। उस बर्डन को कम करने के लिए यहां पर बोला गया है कि आप पैरेलल जुडिशरी चलाइए, कि जो मतलब सुप्रीम कोर्ट के एवज में ही सुप्रीम कोर्ट जितनी पावर ही हाई कोर्ट्स के पास दे देनी चाहिए, ताकि मतलब जो स्टेट लॉज है, स्टेट मैटर्स है, वो स्टेट में रहे, डिस्ट्रिक्ट मैटर्स है डिस्ट्रिक्ट मैटर्स में रहे। एंड साथ में जब हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की या यूनियन की, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट उन्हीं चीजों के साथ इन्वॉल्व हो। ये सजेशन है, राइट? ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो एक अपने आप में अलग डिस्कशन बनता है, बट दिस इज मियरली अ सजेशन, राइट? देन इसके बाद यहां पर बोल रहे हैं एक और इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि आप कैसे कर सकते हैं। सेकंड प्रपोजल ये है कि जूरी सिस्टम को री इंट्रोड्यूस किया जाए। जूरी सिस्टम क्या होता है, उसमें जो एमिनेंट जूरिस्ट होते हैं या एमिनेंट पर्सनालिटी है सोसाइटी की, तो सिविल सोसाइटी को यहां पर सिविक एंगेजमेंट को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। सिविल जूरी की वजह से ये आपको बहुत ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। यूएसए के आपने अगर कोई भी टीवी शोज देखे हैं या आपने कभी कोई मूवी देखी है, तो उसमें जूरी का नाम आपने सुना ही होगा। उसमें क्या होते हैं, 5 से 7 लोगों को इकट्ठा किया जाता है, एमिनेंट जूरिस्ट होते हैं, वो एमिनेंट पर्सनालिटीज होते हैं सोसाइटी की, उनका जजमेंट यहां पर उनको सुनाई जाती है, उनको इन्वॉल्व किया जाता है इसमें, साथ में वो अपना जजमेंट देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो जज है, जो चीफ जस्टिस है, जरूरी नहीं है वो उन्हीं के उनको मानेगा, वो एडवाइजरी होती है, बट यस उनको एक मल्टीपल अप्रोच का एक डिसीजन एंड प्लूरल जो एक रूलिंग है वो यहां पर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से एक बेटर सर्व जो जजमेंट है वो सर्व की जा सकती है। साथ में जो डिलेड है जस्टिस है उसको भी एड्रेस कर सकते हैं, राइट? देन यहां पर बोला जा रहा है कि जो लॉज हैं, कानून है, उनके बारे में सबसे पहले तो यहां पर भी कमी है कि लोग अवेयर ही नहीं है। खासकर बात करें अपनी लीगल राइट्स के बारे में, विमेन ही अवेयर नहीं है, उनको ये पता है कि कानून है, ये नहीं पता कि उसमें आगे कैसे बढ़ना है। फॉर एग्जांपल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में अगर हम बात करें तो 29.3% ऑफ द मैरिड वुमेन फेस डोमेस्टिक वायलेंस किसी ना किसी फॉर्म में, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ अगर आप बोले 87% ने तो कंप्लेन ही नहीं करी। दे डू नॉट नो हाउ टू अप्रोच, दे नो कि दिस इज नॉट करेक्ट, बट दे डू नॉट नो इसके बाद क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर कोई किसी का कोई रेप वीडियो है या कोई ऐसे न्यूड वीडियो है, अगर वो वायरल हो जाता है तो उसको कैसे अप्रोच करना है, उसके केस में आप क्या फैसले ले सकते हैं। अगर सेक्सुअल हैरासमेंट है वर्क प्लेस पे तो आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी राइट्स क्या है लिव इन रिलेशनशिप में। तो ये पूरा का जो पूरा आर्टिकल है, दिस इज अबाउट द लीगल अवेयरनेस ऑन दी वुमेन, स्पेसिफिकली अबाउट वुमेन एंड वल्नरेबल सेक्शन, कि उनके लिए जो बहुत जरूरी है वुमेन को उनकी जो लीगल राइट्स है उनके बारे में अवेयर करना। दैट इज अ मेजर जो सजेशन है, रिफॉर्म है जुडिशरी में, ये हम सजेस्ट कर सकते हैं। तो 2-3 जो रिफॉर्म्स है वो हमने इस आर्टिकल में डिस्कस करी है। इसके बाद जो आर्टिकल हमारे लिए वाया डिस्कशन जरूरी है, ये डेटा हमारे लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन यहां पर ये दिखाया गया है, ये आप बेनिफिट्स में लिख सकते हैं किसी भी कंट्री के साथ, कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम साइन करते हैं उससे क्या होता है। तो उससे ये होता है, इंडिया यूके गुड्स ट्रेड सर्ज 60% इन द 8 years, इंपोर्ट्स नियरली डबल्ड, जो हमारा एक्सपोर्ट है वो 60% हो गया है और जो इंपोर्ट्स है वो डबल हो गया है। तो ये सर्ज हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट यहां पर क्या बात है कि इंपोर्ट सिचुएशन इज इवन मोर कंसंट्रेटेड, राइट? यहां पर क्या बोला है, तो टॉप 5 प्रोडक्ट कैटेगरीज जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें आता है पर्ल्स, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स, राइट? न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, मशीनरी, फिर साथ में इलेक्ट्रिकल मशीनरी, आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम एंड इट्स आर्टिकल, दे मेक अप ऑफ 65% ऑफ इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम यूके। इंडिया से हम ये इंपोर्ट करते हैं। इंडिया का जो टोटल ट्रेड है यूके के साथ वो बढ़ रहा है, एंड यूके इज इंडियाज 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। यहां पर ये भी आपको देखने को मिलता है, राइट? अब यहां पर अगर हम एक्सपोर्ट की देखें तो एनालिसिस ये दिखाता है जस्ट 5 प्रोडक्ट कैटेगरीज, 5 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, मशीनरीज, मिनरल फ्यूल्स, पर्ल्स, प्रेशियस, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, फार्मा प्रोडक्ट्स 5.4% जो इनका अलग से है, टुगेदर मेकअप ऑफ नियरली हाफ ऑफ द व्हाट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू यूके। तो हम भी जो इंडिया को एक्सपोर्ट करते हैं आधा तो ये 5 प्रोडक्ट्स ही ले जाते हैं। तो इससे क्या है, जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें हम टैरिफ्स नियरली जीरो करने वाले हैं अगले 10 सालों में एक फेस्ड मैनर में, तो उससे बहुत ज्यादा यहां पर हेल्प मिलने वाली है बायलैटरल ट्रेड विद यूके, राइट? सो दैट्स ऑल इन टुडेज आर्टिकल, राइट? काइंडली like the video, share the video and subscribe the channel. Thank you and have a nice day.